नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंगला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भाई देशमुख और आज हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ स्टेट एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने का काम करती है। दोस्तों, आज हम बार काउंसिल ऑफ स्टेट का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस एंड पावर्स को देखेंगे और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि अगले पार्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बार काउंसिल ऑफ स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल्स फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ स्टेट के जो प्रोविजंस है, उसके इस्टेब्लिशमेंट के, स्ट्रक्चर्स के, पावर्स एंड फंक्शंस के हमें किस में मिलते हैं? द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो कि लीगल प्रोफेशन को गवर्न करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। The Advocates Act of 1961 establishes bar councils for each state and union territories. तो बार काउंसिल ऑफ स्टेट, बार काउंसिल्स फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया. These councils are responsible for regulating the legal profession and legal education within their respective jurisdiction. तो क्या करना है, उनका काम क्या है? रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन एंड लीगल एजुकेशन विद इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन. उनका हर एक का अलग अलग कार्यक्षेत्र है. उनके कार्यक्षेत्र में जो भी लीगल प्रोफेशन है, लीगल एजुकेशन है, उनको रेगुलेट करना. ईच बार काउंसिल इज एन ऑटोनॉमस बॉडी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट. और वो कैसे है? ऑटोनॉमस बॉडी है जो खुद लॉज बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करती है, लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करती है. नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल. द कंपोजिशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल कंप्राइजेस टू कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स. तो दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ स्टेट बार काउंसिल में दो प्रकार के, दो कैटेगरीज है मेंबर्स के. एक है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और दूसरा है इलेक्टेड मेंबर्स. तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स उनको एक पोजीशन है क्योंकि उनकी जो पोजीशन है, दे आर दीज मेंबर्स इंक्लूड लीगल ऑफिशियल्स. वो लीगल ऑफिशियल्स है हु आर मेंबर्स, जो कि मेंबर्स है स्टेट बार काउंसिल के बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन. क्योंकि उनकी पोजीशन ही ऐसी है, इसलिए वो मेंबर्स है स्टेट बार काउंसिल के. जैसे कि अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली और अदर स्टेट्स, ऐसे दो कैटेगरी हम कर सकते हैं या दो पॉइंट्स हम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कर सकते हैं. क्योंकि दिल्ली में जो है वो वहाँ का एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. ये याद रखना, इन दिल्ली द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर. और फिर कोई भी अदर स्टेट हो, फिर चाहे इन सम स्टेट लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड हो, पंजाब, हरियाणा हो, या कोई भी अदर स्टेट हो. यहाँ पर मैंने नीचे 3 पॉइंट्स दिए, लेकिन सभी में एक ही आपको नाम मिलेगा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. ये क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इन अदर स्टेट्स. दिल्ली को स्पेशल प्रोविजंस है, इसलिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वहाँ के एक्स ऑफिशियो मेंबर है. एंड इन अदर केसेस, इन अदर स्टेट्स, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट सर्व्स एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर. नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर्स. इससे हमने देखे कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी आती है इलेक्टेड मेंबर्स की. अब इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से होंगे? उसी स्टेट से होगी, क्योंकि स्टेट बार काउंसिल उसी स्टेट के एडवोकेट्स से. लेकिन जो एडवोकेट्स है उनका नाम उनका नाम एडवोकेट्स लिस्ट में होना चाहिए, जिसे हम रोल कहते हैं, इलेक्टोरेट रोल भी कह सकते हैं. जो इलेक्टोरेट रोल है उसमें जो नेम्स होंगे वो उसी स्टेट के एडवोकेट्स के होंगे और उनकी जो क्वालिफिकेशंस है उनकी पूरी होनी चाहिए. मतलब एडवोकेट्स के लिए, एडवोकेट एज एन एडवोकेट एडमिशन मिलने के लिए, एनरोल होने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, तभी जाके आपका नाम क्या होगा? उस लिस्ट में आएगा, एडवोकेट स्टेट लिस्ट में. तो इलेक्टेड मेंबर्स, दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एडवोकेट्स हु आर ऑन इलेक्टोरल रोल ऑफ द स्टेट बार काउंसिल. जिनका नाम स्टेट बार काउंसिल में दर्ज है, उन्हीं एडवोकेट में से क्या होगा? ये मेंबर्स चुने जाएंगे. द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इलेक्टोरेट. और जो नंबर होगा, साइज होगी जो इलेक्टेड मेंबर्स की, तो किस पर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ इलेक्टोरेट. मतलब जितने वोटर्स होंगे उस पर डिपेंड. वोटर्स कौन हो गए यहाँ पर? स्टेट बार काउंसिल है, तो एडवोकेट्स हो गए जो कि लिस्टेड एडवोकेट हो गए. तो जनरली इफ इलेक्टोरेट डज नॉट एक्सीड 5000 एडवोकेट्स, देयर आर 15 इलेक्टेड मेंबर्स. अगर 5000 से कम एडवोकेट्स स्टेट बार काउंसिल में लिस्ट हुए तो 15 इलेक्टेड मेंबर्स हो गए. अगर 5000 से ज़्यादा और 10,000 से कम इलेक्टोरेट है
तो क्या होगी, या 10,000 5,000 से ज़्यादा पर 10,000 से कम एडवोकेट्स है तो कब कितनी संख्या होगी, 20 सिलेक्टेड मेंबर्स होगी। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो कितनी होगी, 25 सिलेक्टेड मेंबर्स, इतनी साइज इलेक्टेड मेंबर्स की होगी। तो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ईच स्टेट बार काउंसिल आल्सो इलेक्ट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। तो स्टेट बार काउंसिल क्या करेगी, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन की नियुक्ति करेंगे अमंग इट्स मेंबर्स। फिर इस सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्टेड मेंबर्स हमने इलेक्ट किए, लेकिन उसका जो इलेक्शन का स्टाइल है, सिस्टम है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे कि हम राष्ट्रपति चुनाव में देखते हैं, वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी लागू होती है, सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पर हमको प्रेफरेंस देना पड़ता है चुनाव के लिए। तो दिस सिस्टम अलाउज एडवोकेट्स टू वोट फॉर मल्टीपल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो मल्टीपल कैंडिडेट्स को वोट करेंगे लेकिन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देकर, एंड देन वोट्स आर काउंटेड एंड कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस बाय द वोटर्स। नेक्स्ट है टर्म, द टर्म ऑफ ऑफिस। तो इलेक्टेड मेंबर्स की टर्म्स होती है 5 साल तक, इन एक्सक्लूडिंग सर्टन मेंबर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 54। और जो स्टेट बार काउंसिल है उनका काम क्या है, कंडक्ट इलेक्शंस विद इन दिस 5 ईयर पीरियड, एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैन एक्सटेंड देयर टर्म बाय अप टू 6 मंथ्स विद द रिटर्न एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सटेंशन। अगर 5 साल के अंदर इलेक्शन ना कंडक्ट किया जाए स्टेट बार काउंसिल के द्वारा तो क्या होगा, उनको एक्सटेंशन मिल सकता है 6 मंथ्स का, विद एन रिटर्न एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है, अगर स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन कंडक्ट नहीं करती 5 साल में, या फिर एक्सटेंशन देने के बाद भी 6 मंथ्स का, तो स्टेट बार काउंसिल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी जो कि स्टेट बार काउंसिल का काम करेगी, या उस स्टेट बार काउंसिल के जगह पर क्या करेगी, ये स्पेशल कमेटी काम करेगी। अब दिस कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट सीनियर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल एज द चेयरमैन। जो मोस्ट सीनियर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा वो क्या होगा, चेयरमैन होगा बार काउंसिल का, एंड 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम एडवोकेट्स ऑन द स्टेट बार काउंसिल इलेक्टोरल रोल। और फिर क्या करेगी, एक चेयरमैन करेगी जो कि मोस्ट सीनियर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, एंड 2 मेंबर्स को क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी स्टेट बार काउंसिल के इलेक्टोरल रोल से। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड कमेटी के पास कौन सी पावर होगी, ऑल प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट बार काउंसिल विल बी अंडर स्पेशल कमेटीज कंट्रोल। जो भी प्रॉपर्टीज है, एसेट्स है, वो किसके अंडर आएंगे, स्पेशल कमेटी के अंडर आएंगे। ऑल राइट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस जो भी होगी स्टेट बार काउंसिल की, वो भी क्या होगी, स्पेशल कमेटी के अंडर आएगी। कॉन्ट्रैक्ट्स हो, विल हो, सब कुछ। फिर एनी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग रिलेटेड टू डिसिप्लिनरी मैटर्स और अदर इश्यूज बिफोर द स्टेट बार काउंसिल विल बी हैंडल बाय द स्पेशल कमेटी। जो भी डिसिप्लिनरी मैटर्स है मिसकंडक्ट के, एडवोकेट्स के रिलेटेड, तो वो क्या होगी, वो भी किसके अंडर आ जाएगी, स्पेशल कमेटी के अंडर आ जाएगी। लेकिन स्पेशल कमेटी का काम सिर्फ फंक्शंस करना नहीं है उसके स्टेट बार काउंसिल के, तो उनका एक काम और भी है कि उनको इलेक्शंस कंडक्ट करने, क्योंकि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए थे, इसीलिए तो स्पेशल कमेटी बनाई थी। इसलिए स्पेशल कमेटी का काम क्या है कि वो भी विद इन 6 मंथ्स क्या करे, इलेक्शंस कंडक्ट करे और स्टेट बार काउंसिल का गठन करे, उसके नए जो मेंबर्स है उनको नियुक्त करे एज पर बार काउंसिल्स ऑफ इंडियाज डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन के साथ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के साथ। अगर वो नहीं कर पाती तो उनको भी एक्सटेंशन मिलेगा विद इन 6 मंथ्स। अगर स्पेशल कमेटी भी इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर पाती तो उनको एक्सटेंशन मिलेगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट, सेक्शन 10B। तो an elected member of bar council will lose their position if any of the following happens। अगर any of the following happens तो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। कौन होगा, मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। दे आर डिक्लेयर्ड बाय देयर बार काउंसिल टू हैव मिस 3 consecutive मीटिंग्स विदाउट अ गुड रीजन। अगर मेंबर जो है बार काउंसिल ऑफ स्टेट का, उसने लगातार 3 consecutive मीटिंग्स क्या की है, मिस की है, मतलब प्रेजेंट नहीं रहा उस मीटिंग्स में, लगातार 3 मीटिंग्स में विदाउट अ गुड रीज़न। पर कैसे, विदाउट अ गुड रीज़न, कोई अच्छा रीज़न नहीं था, ऐसे ही 3 consecutive मीटिंग्स में क्या रहा वो मिस रहा। या फिर देयर नेम इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स,
या उसका नाम लिस्ट ऑफ एडवोकेट से निकाल दिया गया है, चाहे फिर कोई भी रीज़न हो, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में कुछ गलत किया हो उसने, तो भी लिस्ट से क्या होता है, नाम निकाल दिया जाता है। मतलब एक एज अ पनिशमेंट होता है। दे आर डिस्क्वालिफाइड, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, दे आर डिस्क्वालिफाइड बेस्ड ऑन रूल्स सेट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ नियम्स बनाए, रूल्स बनाए, उसमें वो बैठता नहीं है, एलिजिबल नहीं होता है, तो भी क्या हो सकता है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। फिर है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ स्टेट, सेक्शन 6 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961। तो पावर्स एंड फंक्शंस हम देखेंगे बार काउंसिल ऑफ स्टेट के। तो सबसे पहले पावर है पावर टू मेक रूल्स। अब जो बार काउंसिल ऑफ स्टेट है वो एडमिशन, एनरोलमेंट जो एडवोकेट से है, या लीगल प्रोफेशन, लीगल एजुकेशन का रेगुलेशन करना, सब बहुत कुछ काम ये क्या करते हैं, स्टेट बार काउंसिल करते हैं। इसलिए उनके पास रूल मेकिंग पावर है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूल्स बना सकते हैं रिलेटेड टू एनरोलमेंट, एडमिशन ऑफ एडवोकेट्स, या क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, या फिर लीगल एजुकेशन के रिलेटेड हो, तो उनके पास पावर टू मेक रूल है। नेक्स्ट है पावर टू पनिश एडवोकेट। अगर कोई एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अनएथिकल कोई काम करता है या पार्टिसिपेंट है, तो उनके पास पावर टू पनिश एडवोकेट है। अब एडवोकेट को क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, रिप्रिमांड का प्रोविज़न है, या फिर कुछ देर तक उनका लाइसेंस रिवोक भी किया जा सकता है, या फिर उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है कुछ हद तक, या फिर जुर्माना हो सकता है। तो पावर टू पनिश एडवोकेट है, ताकि लीगल प्रोफेशन का स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके। तो डिसिप्लिनरी कमिटीज़ बनाई जाती है, उसके द्वारा आमतौर पर ये क्या होती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती है। पावर टू पनिश एडवोकेट। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज़ एंड स्टाफ मेंबर्स। तो स्टेट बार काउंसिल है, उनके पास पावर है कि वो अलग अलग कमिटीज़ को इस्टेब्लिश करें, जैसे कि डिसिप्लिनरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, एनरोलमेंट कमेटी, अलग अलग कमेटीज़ वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, अपने स्टाफ मेंबर्स का, जो स्टाफ मेंबर्स है जिनकी ज़रूरत है, उनको क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड कंडक्टिंग ऑडिट्स। तो बार काउंसिल को पावर दी गई है कि वो अलग अलग फंड्स की क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स या लीगल प्रोफेशन, या फिर लाइब्रेरीज़ है, लीगल लाइब्रेरीज़, या फिर और कुछ वेलफेयर का काम है, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, फंड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जो फंड्स है, जो भी अकाउंट्स है उसको क्या करना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए, या फिर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड कंडक्टिंग उसके जो ऑडिट्स है, उसके भी जो अकाउंट्स है उसका रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट, सब कुछ के पावर उनके पास दिए गए हैं। फिर ये जो ऑडिट की रिपोर्ट्स है या अकाउंट्स के रिपोर्ट्स है, सब कहाँ पर जाएंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, जो कि गैजेट थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिश करेगी। फिर फंक्शंस क्या है बार काउंसिल ऑफ स्टेट के, एडमिशन ऑफ एडवोकेट्स के एडमिशन करना उनका काम है। मेंटेनेंस ऑफ एडवोकेट्स रोल बेसिकली लिस्ट ऑफ एडवोकेट्स, तो उसका मेंटेनेंस करना, मतलब बनाना, या फिर कुछ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर किसी एडवोकेट्स की चल रही है, तो उसके पनिशमेंट क्या मिली, उसके हिसाब से चेंजेस करना एडवोकेट्स रोल में। फिर हैंडलिंग मिसकंडक्ट केसेस को हैंडल करना एडवोकेट रिलेटेड, मतलब अगर कोई एडवोकेट किसी ने अनइथिकल वर्क किया है, एक्टिविटी की है, या पार्टिसिपेशन है किसी चीज़ में, तो उस केसेस रिलेटेड को क्या, मतलब उसके रिलेटेड केसेस है, उसको हैंडल करना। प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स राइट्स, तो एडवोकेट्स राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का काम है। राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग विद इन देयर जुरिडिक्शन। प्रमोशन ऑफ बार एसोसिएशंस को प्रमोट करना। सपोर्ट फॉर लॉ रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना। या फिर लीगल एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग है, लीगल एजुकेशन एंड नॉलेज को शेयर करना, बढ़ावा देना, अवेयरनेस लाना। लीगल एड टू द पुअर, गरीब लोगों को लीगल एड मतलब कि कानूनी मदद करना। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, जो फंड्स स्टेट बार काउंसिल के पास है या जो फंड्स वो क्रिएट करती है उसका मैनेजमेंट करना। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन करना स्टेट बार काउंसिल्स के। फिर यूनिवर्सिटी विजिट्स एंड इंस्पेक्शंस,
लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए यूनिवर्सिटी को विजिट्स करना, इंस्पेक्शन करना, लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को देखना, या अदर फंक्शंस दे परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस असाइन टू देम अंडर द एडवोकेट्स एक्ट और एनी अदर रिलेवेंट लॉज, या फिर जो भी कोई अदर फंक्शंस है एक्ट में दिया गया हो या फिर कोई अदर मिल गया हो काम वो करना। miscellaneous tasks state bar council carry out any other activities necessary to fulfill their functions effectively, या फिर जो मेन फंक्शंस है बार काउंसिल के वो फुलफिल करने के लिए अगर कोई अदर काम करना पड़ रहा है तो वो भी वो कर सकती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड्स का इस्टेब्लिशमेंट करना, कैन सेटअप अप टू वन और मोर फंड्स, एक या एक से अधिक फंड्स वो क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड फॉर वेलफेयर स्कीम्स बेनिफिटिंग नीडी और डिसेबल्ड एडवोकेट्स। नीडी और डिसेबल्ड एडवोकेट्स के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स के लिए क्या कर सकते हैं, वो फंड्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर ऑफरिंग लीगल एड और एडवाइस फॉलोइंग इस्टेब्लिश रूल हो, या फिर इस्टेब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज फॉर लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन हो, तो फिर लॉ लाइब्रेरीज़ के लिए हो या जो कि लीगल रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। रिसिप्ट ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशंस, तो बेसिकली स्टेट बार काउंसिल कैन रिसीव ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स और contributions for purpose mentioned in the funds they establish. These funds are used to support the welfare and legal aid programs for advocates। अभी जो हमने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड्स में पॉइंट्स देखे कि क्यों क्यों स्टेट बार काउंसिल फंड्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसी के लिए वो स्टेट बार काउंसिल क्या कर सकते हैं, ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट्स और कंट्रीब्यूशंस को रिसीव कर सकती है। तो ये था हमारा स्टेट बार काउंसिल, बहुत ही बड़ा था पॉइंट, इसलिए ज़्यादा देर हो गई। तो हमने उसका स्ट्रक्चर, पावर्स, फंक्शंस देख लिए, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स और उसके जो कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, सिस्टम ऑफ इलेक्शन और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और इन सिंपल टर्म्स, एक आसान भाषा में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई एम नॉट अ टीचर, लेकिन मैंने ट्राई किया। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हो तो करना। और जो नोट्स आपको चाहिए जिससे मैंने पढ़ाया है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेश्चन है मुझे पूछना है तो @दबंग इंस्टाग्राम पेज है, DM कर सकते हो, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दी है और बहुत सारे लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करना। इसके अगला वाला पॉइंट होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया